देखिए जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, डू यू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंटली? क्या आप बिना रुके अंग्रेजी भाषा को बोलना चाहते हैं? तो आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी जिससे अंग्रेजी भाषा को समझना काफ़ी आसानी हो जाए। जब तक हम अंग्रेजी भाषा को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से बोलना है, इसको नहीं जानेंगे, तब तक इस भाषा को सीखने में काफ़ी कठिनाई आएगी। इसलिए आप लोग इस क्लास को जॉइन कर लीजिए और सीखिए। सबसे पहले हमको किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसका ग्रामर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो मैथिली हो। इसलिए हम लोग को इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले इसकी ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे, ज़ीरो से अंग्रेजी भाषा को कैसे सीखते हैं। पहले हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे-धीरे इसका क्लास आगे बढ़ाएँगे और जब इसका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब आप लोग को इंग्लिश बोलने में, पढ़ने में, लिखने में काफ़ी आसानी होगी। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। और प्रत्येक वीडियो के बाद आपको टेस्ट भी लिया जाएगा और देखा जाएगा क्या कितना आप सीख रहे हैं। और अगर आपको फिर से कहीं भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस दिक्कत को भी दूरी करने में आपकी मदद करूँगा। देखिए जैसा कि लिखा हुआ है इंग्लिश ग्रामर, हम लोग को इंग्लिश भाषा को सीखने से पहले कुछ इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानेंगे कि आखिर इंग्लिश ग्रामर क्या है। तो आज तक आप लोग पढ़े होंगे कि जो हिंदी में पढ़े होंगे कि जिसमें हम लोग किसी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। लेकिन इंग्लिश ग्रामर है, तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन हो जाएगा, इन व्हिच बुक वी लर्न हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक देखिए जैसा कि इंग्लिश ग्रामर का डेफिनेशन लिखा जा चुका है कि इन व्हिच बुक वी लर्न हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज करेक्टली। इसका बड़ा ही सिंपल परिभाषा आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा कि जिस बुक में यानी जिस किताब में हम लोग अंग्रेजी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं, अंग्रेजी ग्रामर कहलाता है या इंग्लिश ग्रामर कहलाता है। लिख देते हैं हिंदी में ताकि आपको याद रहे। जिस पुस्तक में हम लोग अंग्रेजी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर कहलाता है। आप लोग चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी सरल परिभाषा, ऐसा परिभाषा आपको शायद ही बुक में मिले। अब देखिए कि इंग्लिश ग्रामर तो हम जान गए कि इस बुक से पढ़ने से हमको ये लाभ होगा कि इंग्लिश भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना हम आसानी से सीख सकते हैं। आप लोग जानते होंगे कि हम लोग किसी भी भाषा को सीखते थे, उस भाषा को सीखने से सबसे पहले हम उसका अक्षर का ज्ञान लें। जैसे कि हम लोग हिंदी भाषा सीखे थे, हम लोग अ, आ, ए, आई, क, ख उसका सारा अक्षर जाने या फिर अक्षर से शब्द, शब्द से वाक्य ऐसे करके। ठीक इसमें भी इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए हमको इसका अक्षर का नॉलेज होना पड़ेगा। इसका भी अल्फाबेट होता है, 2 अल्फाबेट जिसमें 26 लेटर्स होता है। हिंदी वर्णमाला में जिस तरीका से 52 अक्षर होते हैं, उसी तरीका से अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं, जिनको 2 टाइप से लिखा जाता है, कैपिटल में और स्मॉल में, तो वो तो आप लोग जानते ही होंगे। बस इसमें थोड़ी जान लीजिए कि आप लोग ये भी जानते होंगे कि इसमें 5 वोवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वोवेल्स। उसके बाद कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, इसके एक्सेप्ट इसको छोड़ दीजिए, जो बचा सो कंसोनेंट, जैसे कि जी बी, सी, डी, एफ, इस तरीका से 21 होगा कंसोनेंट। इसमें सेमी वोवेल भी होते हैं, सेमी वोवेल 2 होता है, डब्ल्यू आई। सेमी वोवेल का मतलब होता है कि कभी ये वोवेल की तरह काम करता है, कभी कंसोनेंट की तरह, इसलिए इसको
सेमी वोवेल बोला गया है और इसे मेनली इसको डब्ल्यू और वाई को कंसोनेंट के अंतर्गत रखा गया है। अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर वोवेल और कंसोनेंट में क्या अंतर है। हम लोग ए, ई, आई, ओ, यू को क्यों वोवेल कहते हैं और इसके अलावा जो अक्षर होता है उसको हम लोग कंसोनेंट क्यों कहते हैं। अगर हायर एजुकेशन क्लास रहता तो उसमें आप लोग देखते हैं कि जो फोनिक्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, लेकिन अभी उसको अभी नहीं जानिए। थोड़ा जान लीजिए कि जो जिस अक्षर के उच्चारण में अगर हमारा हवा डायरेक्ट निकल जाए, उसको हम वोवेल कहते हैं और जब जब हम उस किसी और अक्षर का उच्चारण करते हैं और उसका हवा कहीं न कहीं टकराता है, चाहे वो होंठ से, चाहे तालू से, चाहे दाँत से, चाहे कंठ से, तो वो कंसोनेंट कहलाता है। सेम इस यही परिभाषा हिंदी में भी आता है, उसका भी स्वर व्यंजन यही होता है। जैसे कि देखिए बी, तो बी के उच्चारण में ई आ रहा है, सी के उच्चारण में ई, डी के उच्चारण में ई आ रहा है। मतलब जो कंसोनेंट है उसको उच्चारण के लिए हमको इन पाँचों में से किसी न किसी का सहायता लेना पड़ेगा। लेकिन अगर इसका हम उच्चारण करेंगे, तो हम इनसे कुछ नहीं लेना पड़ेगा। ये अपने स्वतंत्र होता है, इसको डायरेक्ट बोला जा सकता है। इससे कंठ से डायरेक्ट हवा मुँह से बाहर चला आता है, लेकिन इसमें हवा टकरा जाता है। इसके कारण इसको कंसोनेंट कहा जाता है और इसके वोवेल कहा जाता है। अब हम लोग वोवेल और कंसोनेंट को जान लिए। अब हम लोग ये तो हुआ अक्षर, अब हम लोग शब्द जानेंगे। देखिए अभी हम लोग अक्षर के बारे में जाने हैं कि अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट में। अब हम लोग वर्ड जानते हैं कि आखिर इस अल्फाबेट से वर्ड कैसे बनता है। आप लोग अगर मान लीजिए कि इसमें से हम 2 गो अक्षर ले रहे हैं, मान लीजिए कि जो ए और बी लिए, इससे तो कोई वर्ड नहीं बन रहा है। अगर हम इसमें से 2 अक्षर लिए ओ और एफ, ओ एफ बन गया। इसका मतलब क्या होता है, ए सी टी। देखिए लिए है 3 गो अक्षर, 26 वर्णमाला में से 3 अक्षर लिए, इससे बनेगा सी ए टी, सी टी ए टी सी, ए सी टी, टी सी ए, टी ए सी। अब देखिए कि जो अगर 3 गो अक्षर ले रहे हैं, तो इससे 2, 4, 2, 6, 6 गो वर्ड बन रहा है और 2 अक्षर लिए तो मात्र 1 वर्ड बन रहा है और इसका एक और भी अपोजिट हो सकता है एफ ओ। मतलब अगर 2 अक्षर लेते हैं, अल्फा 26 लेटर में से 2 अक्षर निकालते हैं, तो 2 वर्ड बन रहा है, एक मीनिंगफुल, एक मीनिंगलेस। उसके अलावा अगर हम 3 अक्षर लिए हैं, तो इससे एक ही बना है मीनिंगफुल, हो सकता है किसी और अक्षर का कॉम्बिनेशन से 2 या 3 वर्ड बन सकता है। लेकिन फिलहाल जो अभी बना है सिर्फ सी ए टी कैट, कैट मीन्स बिल्ली, ये मीनिंगफुल है। बाद बाकी सब के सब मीनिंगलेस है, इसलिए ये सब वर्ड नहीं कहलाएंगे। मतलब कि अगर 3 अक्षर लेने से 6 वर्ड बनता है, तो अगर हम इसमें से 4 अक्षर लेंगे तो 12 वर्ड बनेंगे। इसी प्रकार से 5 अक्षर लेंगे तो 5 चौका 20 या 60 दूना 120 वर्ड बनेंगे। मतलब अगर मुझे 26 लेटर में से सिर्फ 5 वर्ड ले रहे हैं, तो 120 वर्ड बन रहा है। इसी तरीका से अगर हम लोग 26 का 26 अक्षर में से अगर 26 लेटर ले, तो लाखों की संख्या में वर्ड बन सकता है। इसलिए इसको अलग से पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम दिया गया है। अब देखिए हम लोग लेटर्स के बारे में जाने, अब हम लोग वर्ड के बारे में जानेंगे कि जो इसमें से कोई भी मोर देन 2 अक्षर दिखाइए, चाहे एक अक्षर का भी वर्ड बनता है, जैसे कि आप लोग आई सुने होंगे, आई वर्ड और लेटर दोनों है। लेकिन फिलहाल में अभी 2 वर्ड लेना पड़ेगा, 2 अक्षर अगर लेंगे तो उससे 1 वर्ड बन सकता है, या 3 या 4 या 5। इसका सिंपल सा परिभाषा होगा, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। तो देखिए अक्षरों का ऐसा समूह जो सार्थक हो, वर्ड कहलाता है। मतलब कि इनमें से किसी भी अक्षर को लीजिए और उनसे उसको एक साथ कीजिए, कंबाइंड कीजिए, तो उससे जो वर्ड बनेगा, वर्ड बनना जरूरी, वर्ड तो बन रहा है लेकिन उसका अर्थ निकलना चाहिए। मतलब अगर वो अर्थ निकल गया तो वर्ड कहलाएगा, अर्थ नहीं निकला तो अर्थ वर्ड नहीं कहलाएगा। इसका कि अक्षरों का समूह जो सार्थक हो, शब्द कहलाता है। सेम डेफिनेशन हिंदी ग्रामर में भी यही आता है। अब देखिए जैसे कि अभी जस्ट हम बताए हैं, एग्जांपल ले लीजिए। हम 3 लेटर्स ले रहे हैं सी ए,
और टीथ, इससे बन जाएगा CAT कैट, ये सही हो जाएगा क्योंकि ये वर्ड बन रहा है, इसका मतलब बिल्ली हो रहा है। CTA ये कोई वर्ड नहीं बन रहा है। TAC ये भी कोई वर्ड नहीं बन रहा है। TCA ये भी कोई वर्ड नहीं बन रहा है। ACT ये भी कोई वर्ड नहीं बन रहा है। ATC ये भी कोई वर्ड नहीं बन रहा है। मतलब कि 3 अक्षर लेने से सिर्फ एक यहाँ पर CAT कैट बना, तो ये वर्ड कहलाएगा। इसी तरीका से मंकी हो सकता है, शुगर हो सकता है, साल्ट, ETC। मतलब कि अक्षरों का ऐसा समूह जो सार्थक हो। अगर इसका अक्षर को हम जंबल कर दे, जैसे कि ओ को कहीं भेज दे, एन को कहीं और भेज दे, तो ये इसका अर्थहीन हो जाएगा। ये अर्थहीन हो जाएगा तब यह वर्ड नहीं कहलाएगा। मतलब वर्ड होने के लिए उसको सही क्रम में व्यवस्थित होना चाहिए और उसका अर्थ निकलना चाहिए। अगर वो उसमें से अर्थ नहीं निकलेगा तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 अक्षर से 6 शब्द बने, जिसमें से सिर्फ एक ही सार्थक हुआ, बाद बाकी निरर्थक हो गया। इसका मतलब कि ये सारे वर्ड नहीं बनेंगे और ये सारे वर्ड नहीं कहलाएंगे। देखिए अभी हम लोग वर्ड्स जाने हैं कि अक्षरों का मेल से वर्ड बनता है, और जब वर्ड बन जाता है तो उसी में से जब 2-3 वर्ड एक साथ रखे जाते हैं तो फ्रेज का रूप ले लेता है, फ्रेज। जैसे देखिए कि ए वेट ब्लैंकेट, इसका मीनिंग ट्रांसलेट करके नहीं बनता है। यहाँ पर जैसे भींगा कम्बल, ये अगर ऐसे कहे तो गलत हो जाए, सिर्फ मुहावरे के तौर पे यूज होता है। शब्दों का एक जगह 2 या 3 शब्द या 5 शब्द एक साथ आते हैं और वो उसका अर्थ कहीं और निकल जाता है, इसके लिए इसको फ्रेज कहा जाता है। सेंटेंस में लेकिन होता है कि इसमें वर्ब और प्रेडिकेट दोनों होता है, लेकिन इसमें ना ही वर्ब होता है ना ही प्रेडिकेट। जैसे देख लीजिए ए वेट ब्लैंकेट, कहीं पर वर्ब नहीं है। फ्लैशबैक, कहीं पर वर्ब नहीं। ए सीट एंकर, कहीं पर वर्ब नहीं, और ना ही ऑब्जेक्ट होगा, ना ही सब्जेक्ट है इसमें। ये सिर्फ 2 या 3 वर्ड से मिलकर बने हैं जिसका एक विशेष अर्थ रखता है, इसलिए इसको फ्रेज बोला जाता है। मतलब देखिए अक्षर से बना शब्द, शब्द से फिर फ्रेज, और फिर शब्द से एक सेंटेंस बनता है। बस फ्रेज सेंटेंस में अंतर ये होता है कि इसमें वर्ब और प्रेडिकेट दोनों होता है, लेकिन इसमें ना ही वर्ब होता है ना ही प्रेडिकेट होता है, ये अंतर होता है। इसलिए आप इसका भी नॉलेज होना जरूरी, इसलिए हम थोड़ा इसको बता दिए। अब सेंटेंस पे आइए, इसका भी उसी प्रकार से परिभाषा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called a sentence। देखिए वर्ड में क्या था, लेटर्स का ग्रुप था, यहाँ पर वर्ड्स का ग्रुप है। मतलब शब्दों का समूह जो सार्थक हो, वाक्य कहलाता है। अब देखिए कि यहाँ पर से शब्द लेना है, जैसे कि दिस एक वर्ड है, इज वर्ब हुआ, ए बॉय, यह एक लड़का है। यहाँ भी देखिए कि यहाँ भी वर्ड है लेकिन इसमें वर्ब नहीं है, इसलिए इसका अर्थ विशेष निकला, न कि सिर्फ वर्ड का। अगर ट्रांसलेट करके निकालते तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर सीधा सीधी सिंपल है, दिस का मतलब यह, बॉय लड़का, ए एक, इज है, देयर इज ए टेम्पल। सारा का सारा सार्थक है। अगर इसको हम ऐसे लिख देंगे, टेम्पल इज देयर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये व्याकरण का नियम फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब सेंटेंस के लिए होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट पीछे आ गया, सब्जेक्ट कहीं और चल गया, इसलिए ये सेंटेंस सही नहीं है। मतलब कि वर्ड का ऐसा ग्रुप जो सीक्वेंस में हो, अगर वो सीरियल में नहीं आएगा तो उसका अर्थ कहीं और निकल जाएगा, कुछ से कुछ निकलेगा, वो व्याकरण के नियम का तोड़ देगा, इसलिए वह सेंटेंस नहीं बन पाता। यहाँ पे जैसे कीजिए, देखिए अगर हम शब्द, चारों शब्द वही है, सिर्फ हम हेर फेर कर दे, जगह बदल दिए, तो ये सेंटेंस नहीं रहा। इसी को अगर हम इस सही तरीका से लिखे तो देयर इज ए टेम्पल, वहाँ एक मंदिर है, चाहे सिर्फ एक मंदिर है, इस तरीका से इसका हिंदी हो सकता है। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब देखिए कि वह एक ईमानदार लड़का है। ये तो आप समझ गए होंगे क्योंकि जो लेटर का ग्रुप, वर्ड का ग्रुप, सेंटेंस। अब सेंटेंस के भी अलग अलग टाइप होते हैं, अब हम लोग
सेंटेंस के टाइप जानेंगे, कितने प्रकार का सेंटेंस होता है। उसके बाद हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। अभी जस्ट हम लोग ने सेंटेंस के बारे में पढ़े, अब हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस जानेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। देखिए असर्टिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव और इम्पेरेटिव, उसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये टाइप होते हैं सेंटेंस के 5 प्रकार है। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। असर्टिव का हिंदी होता है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक हो जाएगा, विस्मयादिवाचक, इच्छाबोधक, आज्ञावाचक वाक्य। ये सब का हिंदी कहीं और भी हो सकता है, कुछ और भी, लेकिन इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे तो ज्यादा हिंदी पर ना ध्यान दे ठीक रहेगा, क्योंकि कितना अच्छा इसका नाम है असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लामेटरी। अब हम लोग इसका प्रत्येक पार्ट के बारे में शॉर्ट में जानेंगे, क्योंकि ज्यादा इसमें जानना जरूरी भी नहीं है। अब हम लोग असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। असर्टिव सेंटेंस उतना डेफिनेशन नहीं लिखते, शॉर्ट में समझिए। स्टेटमेंट मतलब सिर्फ इसमें सिंपल सा कथन होता है जो हम लोग लगातार बोल रहे, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, वह खाना नहीं खाता, इस टाइप से। इसमें होता है कि जो असर्टिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कोई अन्य पद भी आ सकता है कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज ए बॉय, पहले सब्जेक्ट आया है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है। इसका इस असर्टिव सेंटेंस का पहचान यही है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। शी इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ भी देखिए सब्जेक्ट हो गया सी, इज हो गया वर्ब, उसके बाद नॉट है तो निगेटिव, मतलब असर्टिव निगेटिव हो गया, अ ब्यूटीफुल हो गया विशेषण, और गर्ल हो गया ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे फुल स्टॉप। आई एम हैप्पी, यू आर लेजी। सब में देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरीका से इसका सिंपल सा पहचान है कि जिस सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आए, फिर वर्ब आए, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप है, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। हो सकता है अगर नॉट लग जाता है तो इसको असर्टिव निगेटिव बोला जाता है, नहीं तो इसको सीधे असर्टिव पॉजिटिव या पॉजिटिव सेंटेंस बोला जा सकता है। अब हम लोग इसका दूसरे पार्ट इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का शुरुआत जो होता है, या तो इसके पहले में ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, या इंट्रोगेटिव वर्ड्स आएंगे। आप लोग जानते होंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कि जो एम, इज, आर, वाज, वेयर, ये सब हुए ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद इंट्रोगेटिव वर्ड में आता है व्हाट, हु, व्हिच, whom, वेयर, हाउ, ये सारे और भी कुछ हो सकते हैं। मतलब कि या तो इसका शुरुआत इंट्रोगेटिव वर्ड से होंगे या ऑक्सिलरी वर्ब से होगा। और जब शुरुआत होगा तो इसका जो उपयोग होता है मेनली प्रश्न पूछने के लिए, जैसे कि आप कैसे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। जब इस टाइप के इसका
आंसर यस या नो में आ सकता है, जैसे कि आप खाना खाए हैं या तो हाँ या नो, या तो यस और नो में आएगा या इसका आंसर सामने से रिप्लाई आएगा। लेकिन असर्टिव में कोई रिप्लाई नहीं, जैसे सूरज गोल होता है, चांद गोल होता है, पृथ्वी गोल है, इस सब का कोई रिप्लाई नहीं है। लेकिन अगर इस टाइप का सेंटेंस रहेगा, इसका रिप्लाई आएगा, इसलिए इसको क्वेश्चन सेंटेंस भी बोला जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वेयर डू यू लिव, इन व्हिच क्लास डू यू रीड, एम आई फैट, आर यू क्रेजी। देखिए ये सारे में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सब में या तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स पहले आए हैं, नहीं तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले आए हैं। ये आएगा, इसका पहचान जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानना है, या तो इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आया है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क बोला जाता है, ये रहेगा। इसका सिंपल से यही पहचान है कि जिसमें लगा रहेगा और इसका आंसर आएगा। जैसे कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, इसका आंसर आ सकता है। इन व्हिच क्लास डू यू रीड, आप क्या किस वर्ग में पढ़ते हैं। एम आई फैट, क्या मैं मोटा हूँ, इसका आंसर यस या नो में आ सकता है। आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो। वेयर योर फादर गोइंग, तुम्हारे पिताजी कहाँ जा रहे थे। देखिए ये सारे प्रश्न हैं, प्रश्न के तरह, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव के बाद। अब हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। इसका उपयोग मेनली ऑर्डर देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, एडवाइस देने के लिए या प्रोहिबिशन, मनाही के लिए किया जाता है इस सेंटेंस का उपयोग। और इसका सब्जेक्ट हमेशा यू रहता है और लास्ट में इसके फुल स्टॉप आता है। जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, गो देयर, डोंट प्लक दोज फ्लावर्स, डोंट प्ले इन द सन, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। देखिए इसमें जो इस सब का सब्जेक्ट यू आएगा, कोई पूछेगा इसका सब्जेक्ट आएगा यू, सबका सब्जेक्ट यू आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। और इसका पहचान यही है कि या तो ये इसमें ऑर्डर का भाव रहेगा या रिक्वेस्ट का भाव या एडवाइस का या प्रोहिबिशन का। जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाइए, ये ऑर्डर हो सकता है। गो देयर, ऑर्डर हो सकता है वहां जाइए। डोंट प्लक दोज फ्लावर्स, उन फूलों को मत तोड़ो, ये होगा निषेध या मनाही। डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो, एडवाइस हो सकता है या मनाही भी कह सकते हैं। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, ये एडवाइस हो सकता है। मतलब या तो देखिए यहाँ पर सेंस निकल रहा है एडवाइस का, यहाँ पर एडवाइस या प्रोहिबिशन, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। प्रोहिबिशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, मतलब इसका जो सेंस होता है या ऑर्डर के लिए इस सेंटेंस का उपयोग या ऑर्डर के लिए या रिक्वेस्ट के लिए या एडवाइस के लिए या प्रोहिबिशन के लिए किया जाता है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। अब हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस का उपयोग मेनली कर्स, श्राप देने के लिए, श्राप देने के लिए, ब्लेसिंग आशीर्वाद के लिए, प्रेयर प्रार्थना या इच्छा। इस सेंटेंस का उपयोग या तो श्राप देने के लिए या आशीर्वाद देने के लिए या प्रार्थना करने के लिए या इच्छा को प्रकट करने के लिए किया जाता है। मेनली इसका जो शुरुआत होता है मे से शुरुआत होता है, स्टार्टिंग होता है मे से। जनरली होता है, ये नहीं कि हर में मतलब में आएगा गया है, लेकिन जनरली इसका शुरुआत मे से होता है और इंड होता है एक्सक्लेमेशन मार्क पर, एक्सक्लेमेशन मार्क पर इंड होता है।
मतलब स्टार्टिंग होता है मे से और एक्सक्लेमेशन मार्क के द्वारा इसका खत्म होता है। जैसे कि जो मे यू लिव लॉन्ग, देखिए मे से स्टार्ट हुआ और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, आप दीर्घायु, आपकी उम्र लंबी हो, आशीर्वाद देने के लिए। मे यू डाई ऑफ कोलेरा, देखिए यहाँ पर कर्स के तरह यूज किया गया है। मे यू डाई ऑफ कोलेरा, आपकी मृत्यु हैजे में हो जाए, चाहे आप हैजे से मर जाए। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, ये हो सकता है ब्लेसिंग। मे द किंग सेव, तो देखिए राजा की, राजा बच जाए, ये प्रेयर हो सकता है। मे ही गेट सक्सेस, तो देखिए इसका जो मेनली होता है, जनरली स्टार्ट मे से होता है और इसका लास्ट एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। अब हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में और सेंटेंस का आखिरी पार्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका उपयोग मेनली किसी तीव्र इच्छा को व्यक्त करने या प्रसन्नता हो, चाहे दुख हो, चाहे घृणा हो, चाहे सरप्राइज हो, चाहे किसी को शाबाशी देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अचानक, जैसे हम लोग कहीं घूमने गए, आज झरना देखे, बहुत अच्छा लगा, तो व्हाट अ फॉल, क्या झरना है। हियर कम्स द प्राइम मिनिस्टर, वेल डन मोहन, अलास ही इज ruined। अब देखिए यहाँ पर जो इसका जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसके भी लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स आता है, लेकिन इसमें ये मे से स्टार्ट नहीं होता है और इसका उपयोग किसी फीलिंग्स या घृणा, चाहे प्रेम, चाहे स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, चाहे आश्चर्य को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि वाटरफॉल, क्या झरना, अचानक हम झरना देखे, आश्चर्यचकित रह गए। हियर कम्स द प्राइम मिनिस्टर, क्या यहाँ प्रधानमंत्री आने वाले, ये भी आश्चर्यचकित करने वाला वाक्य। वेल डन मोहन, मोहन ने अच्छा किया, इसको शाबाशी देगा। अलास ही इज रूइंड, ओह उसका, वह बर्बाद हो गया। अब देखिए कि ये सारे सेंटेंस जो अचानक से निकलता है, अचानक में इसका उपयोग ज्यादातर किया जाता है और इसके लास्ट में भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी कड़ी में और भी सारे टॉपिक पढ़ेंगे। सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग इसमें इसका लेसन करेंगे जो कल करेंगे। थैंक यू।